हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो उम्मीद है कि आप सब लोग बेहतर होंगे और वन शॉट की जो सीरीज़ चल रही है उसकी सहायता से अपनी जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है उसमें आप अच्छे तरीके से लग चुके होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और आगे बढ़ने से पहले एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आपको हमारा चैनल का कंटेंट पसंद आता है, अगर आपको पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो चैनल को सपोर्ट कीजिए। और सपोर्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन को प्रेस करके रखना है ताकि आगे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक लगातार पहुंचते रहें और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से होती रहे। तो वन शॉट सीरीज में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। अब न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी का जो बेसिक कंसेप्ट है पहले उसको समझ लेते हैं, फिर उसके जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। अब न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी के अंदर इनइक्वालिटी इसको क्यों बोलते हैं? इनइक्वालिटी का मतलब होता है कि जब इसमें लेस देन या ग्रेटर देन का साइन इन्वॉल्व हो। जैसे हम इक्वेशन वर्ड यूज करते हैं, इक्वेशन का मतलब क्या होता है? इक्वेशन मतलब इक्वल से बनता है वो इक्वेशन, कि जो लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है वो आपस में इक्वल है। तो इनइक्वालिटी का मतलब होता है कि जो लेफ्ट में लिखा हुआ है और राइट में लिखा हुआ है वो इक्वल नहीं है, उसके साथ ग्रेटर देन या लेस देन का साइन हो सकता है या खाली लेस देन या ग्रेटर देन का साइन ही हो सकता है। तो अगर आगे किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर इन दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपके पास है, उन दोनों के बीच में अगर लेस देन या ग्रेटर देन का साइन या लेस देन के साथ इक्वल्स टू हो, ग्रेटर देन के साथ भी इक्वल्स टू हो, तो उसी को हम बोलते हैं इनइक्वालिटी। अब इस इनइक्वालिटी के अंदर अगर सिर्फ लेस देन का साइन या ग्रेटर देन का साइन हो तो उसको बोलते हैं हम स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। और अगर उसके साथ में इक्वल्स टू का साइन आ जाए, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो उसको हम बोलते हैं स्लैक इनइक्वालिटी। तो ये दो अलग अलग तरीके की इनइक्वालिटीज होती हैं। अब यहाँ पर इनइक्वालिटीज के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें, आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करें तो एडिशन प्रॉपर्टी के बारे में कहता है कि एडिंग सेम रियल नंबर टू द बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। मतलब अगर आपके पास कोई इनइक्वालिटी है, हम एक इनइक्वालिटी लेके चल लेते हैं। हमने एक इनइक्वालिटी ली x ग्रेटर देन y, ठीक है। कोई सी भी आप इनइक्वालिटी लेके चलो, अब इसी से हम सारी चीज़ों को समझते चलेंगे। तो ये कहता है कि अगर आप इसके अंदर कोई कांस्टेंट नंबर ऐड करते हो, दोनों तरफ सेम नंबर ऐड करते हो, अगर मैंने x के साथ यहाँ पर k ऐड कर दिया और यहाँ पर भी y के साथ मैंने k ऐड कर दिया, तो इसका जो साइन है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो साइन ग्रेटर देन है तो ग्रेटर रहेगा, लेस है तो लेस रहेगा। सेम सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी होती है, सब्ट्रैक्टिंग सेम रियल नंबर टू द बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। मतलब अगर यहाँ पर हमने ये नंबर रियल नंबर सब्ट्रैक्ट कर दिया तो इनइक्वालिटी का साइन पर कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पर मैंने चेंज कर दिया है, वो बाय मिस्टेक हुआ, तो यहाँ पर साइन आपको कोई चेंज नहीं करना, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में कहता है कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ एन इक्वलिटी बाय द सेम पॉजिटिव रियल नंबर डज नॉट चेंज द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। मतलब अगर आपने x के साथ k को मल्टीप्लाई कर दिया है तो भी यहाँ पर ग्रेटर का साइन है तो वो ग्रेटर का साइन ही रहेगा, लेस का साइन है तो लेस का साइन रहेगा। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ एन इक्वलिटी बाय द सेम नेगेटिव रियल नंबर, यहाँ पर ध्यान देना कि अगर आपने किसी नेगेटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है तो साइन ऑफ इक्वलिटी जो है वो चेंज हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। मतलब अगर मैंने यहाँ पर माइनस के से मल्टीप्लाई किया इसको, x इंटू माइनस के, वाई इंटू माइनस के, तो यहाँ पर इनइक्वालिटी ग्रेटर थी तो लेस में कन्वर्ट हो जाएगी, अगर लेस होगी तो ग्रेटर में कन्वर्ट हो जाएगी। अब सेम यही चीज़ हम डिवीजन में देखेंगे। डिवीजन में कहता है कि डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ एन इक्वलिटी बाय द सेम पॉजिटिव रियल नंबर डज नॉट चेंज द साइन ऑफ एन इक्वलिटी। मतलब अगर आप किसी पॉजिटिव नंबर रियल नंबर से डिवाइड करते हो तो यहाँ पर इनइक्वालिटी का साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। उसके नीचे जो लाइन है वो थोड़ा सा छुप रही है, उसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पर किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हो तो इनइक्वालिटी के साइन में चेंज आ जाएगा। अगर यहाँ पर मैं माइनस के से डिवाइड करूँगा तो ये साइन लेस में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी अगर माइनस वाले नंबर से आप डिवाइड करते हो या माइनस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। पहले वो जैसे भी रही हो उसका साइन चेंज हो जाएगा, लेस है तो ग्रेटर बन जाएगी, ग्रेटर है तो लेस में कन्वर्ट हो जाएगी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में आगे कहता है आपसे कि अगर आपके पास x लेस देन y है, x लेस देन y है और y लेस देन z है, मतलब x y से छोटा है, y z से छोटा है, तो इसका मतलब x जो है वो z से छोटा हो जाएगा। अब सही में ये चीज़ आप ग्रेटर देन में यूज़ कर सकते हो कि अगर x y से बड़ा है, y z से बड़ा है, तो इसका मतलब x भी z से बड़ा है। कंपैरिजन प्रॉपर्टी में कहता है कि अगर x y प्लस z के बराबर है
और z की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो इसका मतलब जो x की वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन y होगी, क्योंकि z ग्रेटर देन 0 है और z के साथ जब आप y को ऐड कर रहे हो तब वो जाकर x के बराबर हो रहा है, तो इसका मतलब x ग्रेटर देन y है। ऐसे अगर x इक्वल्स टू वाई प्लस जेड है लेकिन z की वैल्यू नेगेटिव है, लेस देन 0 है, तो इसका मतलब x की वैल्यू y से छोटी होगी। तो ये कंपैरिजन प्रॉपर्टी है जिसका यूज़ आप क्वेश्चंस में कर सकते हो। अब यहाँ पर जो रीजनिंग की इनइक्वलिटी है उसमें जो सॉल्व हम करते हैं, मतलब आपको 3-4 सिचुएशन दे दी जाती है कि ये इससे बड़ा है, ये इससे छोटा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, तो फिर उनमें से किसी दो के बीच में आपको एक रिलेशन फाइंड करना पड़ता है। तो उसके लिए आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, अगर इस इनइक्वलिटी के अंदर यहाँ पर जैसे ये तीनों में कंपैरिजन हो रहा है कि a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c, यहाँ पर कह रहा है कि a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन इक्वल्स टू c, यहाँ पर कह रहा है a ग्रेटर देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन c, a इक्वल्स टू b ग्रेटर देन c, a ग्रेटर देन और इक्वल्स टू c। तो ये आपके पास इनइक्वलिटी अगर दे रखी है तो इसमें जब आप कंपैरिजन करोगे किसमें, a और c के बीच में, तो यहाँ पर देखो ये सभी जो है ना इनके बीच में एक ग्रेटर देन का साइन बीच में इन्वॉल्व ज़रूर है, ठीक है, खाली ग्रेटर देन, उसके साथ इक्वल्स टू है या नहीं है डजेंट मैटर, लेकिन खाली इक्वल टू का साइन देखो, खाली ग्रेटर देन का साइन यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। उसके अलावा जो दूसरा साइन है या तो उसमें इक्वल्स टू का यूज़ हो रहा है या फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू यूज़ हो रहा है। तो ऐसे में जब आप इनके ए और सी के बीच में कंपेरिजन करोगे तो आप कहोगे कि ए इज़ ग्रेटर देन सी। लेकिन अगर आप सेम सिचुएशन के अंदर यहाँ पर जो खाली जो ग्रेटर देन वाला साइन था उसकी जगह पर अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन हो, यानी ये वाली सिचुएशन देखो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ पर इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ पर इक्वल्स टू, यानी खाली ग्रेटर का साइन यहाँ पर कहीं नहीं है। तो इसमें आप कह सकते हो कि a इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू c, या दोनों को अलग अलग करके आप लिखोगे तो a ग्रेटर देन c और a लेस देन c। अगर इन दोनों को कंबाइन करके लिखोगे तो आएगा a ग्रेटर देन और इक्वल्स टू c। अब सेम सिचुएशन लेस में चली जाती है, अगर यहाँ पर लेस का साइन दे रखा हो बिना इक्वल्स टू के लिखे तो आप कहोगे a लेस देन c, लेकिन अगर लेस के साथ इक्वल्स टू का साइन भी सारी इनइक्वलिटी के अंदर इन्वॉल्व हो तो हम कहेंगे कि a लेस देन इक्वल्स टू c। अब कुछ इनइक्वलिटीज़ के अंदर ऐसा होता है कि यहाँ पर लेस का साइन है, यहाँ पर ग्रेटर का साइन है, ठीक है, यहाँ भी लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ लेस, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू। मतलब ये जो साइन दो बीच में आ रहे हैं ना वो दोनों अपोजिट बातें बता रहे हैं, एक कह रहा है ग्रेटर है, एक कह रहा है लेस है, तो आप उसमें कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते ए और सी के बीच में। अगर हम ए और सी के बीच में कंक्लूजन निकालना चाहें तो वो कंक्लूजन पॉसिबल नहीं है, तो हम लिखेंगे नो कंक्लूजन। सेम सिचुएशन ऐसी होगी अगर पहले ग्रेटर देन है और फिर यहाँ पर लेस देन इक्वल्स टू है, यहाँ थोड़ा सा उल्टा हो गया, यहाँ ग्रेटर है, यहाँ लेस है, ठीक है, यहाँ पर भी ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू है तो यहाँ पर ये लेस का साइन है। तो अगर साइन मतलब उल्टे हों तो उल्टे होंगे तो आप इसके बीच में कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हो। तो ये चीज़ों से आपको ये आसानी रहेगी जब आप 2-3 चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करना चाहोगे तो कौन सा किससे छोटा है या किससे बड़ा है, या उसमें हम पॉसिबिलिटी ये देखेंगे कि भाई निकाल भी पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे। तो इनसे आपको पता चलेगा कि आप उसको सॉल्व कर भी सकते हो या नहीं कर सकते हो। जैसे हमारे पास यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन है, इसमें कहता है कि कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 हमें कंक्लूजन दे रखे हैं, स्टेटमेंट दे रखी है, तो आपको बताना है कि कंक्लूजन 1 ट्रू है या कंक्लूजन 2 ट्रू है। अगर हम पहले वाले स्टेटमेंट पर जाएं तो यहाँ पर कहता है कि m ग्रेटर देन l लेस देन इक्वल्स टू k, और फिर दूसरी स्टेटमेंट है i लेस देन इक्वल्स टू l, फिर है j लेस देन इक्वल्स टू h और इक्वल्स टू i। अब हमें कंपैरिजन करना है k और j के बीच में। अब देखो k और j कहाँ कहाँ पर है, k यहाँ पर है और j यहाँ पर है। अब k और j के बीच में कोई डायरेक्ट तो रिलेशन बन नहीं रहा, तो हम इन दोनों रिलेशन का अगर हम यूज़ करें तो यहाँ भी अब देखो डायरेक्ट कोई रिलेशन हमारे पास इसका नहीं बनता है, हमें इसको भी यूज़ करना पड़ेगा। हम यहाँ से अगर इसको लें कि L लेस देन इक्वल्स टू K है, L लेस देन इक्वल्स टू K, ये रिलेशन आ गया, और I जो है लेस देन इक्वल्स टू L है, I लेस देन इक्वल्स टू L है। तो इन दोनों को कंबाइन करके हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो I लेस देन इक्वल्स टू L लेस देन इक्वल्स टू K, ऐसे लिख सकते हैं। I लेस देन इक्वल्स टू L ये हमने लिख दिया, और L लेस देन इक्वल्स टू K ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पर जो I का रिलेशन J के साथ बना हुआ है, यहाँ से कह रहा है कि भाई J लेस देन इक्वल्स टू H और इक्वल्स टू I,
तो यहाँ पर देखो लेस देन इक्वल्स टू आई है और यहाँ पर लेस देन इक्वल्स टू का साइन है और इक्वल्स टू का साइन है। तो यहाँ से हम ये कंक्लूजन ले सकते हैं कि जो जे है वो लेस देन इक्वल्स टू आई है। अब इसको मैं अगर इसके साथ रखूँ जे लेस देन इक्वल्स टू आई, तो अगर मैं इसको अब इन दोनों को मैं कंबाइन कर दूं, इन दोनों को कंबाइन करके क्या आ जाएगा, j लेस देन इक्वल्स टू i लेस देन इक्वल्स टू l लेस देन इक्वल्स टू k। अब ये j और k के बीच में हमें जो कंपैरिजन करना है वो k और j के बीच में करना है। तो यहाँ से इन दोनों के बीच में जब आप रिलेशन निकालोगे तो साइन देखो एक जैसे साइन है सारे, लेस देन इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू। तो यहाँ से कंक्लूजन ये आ गया कि जो j है वो लेस देन इक्वल्स टू k है। ठीक है, या आप ये कह सकते हो कि इसको उल्टा करके लिखोगे तो आप कह सकते हो k इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू j। तो यहां से अभी कह रहा है कि या तो k ग्रेटर देन j है या फिर k इक्वल्स टू j है। यहां पर दोनों को अलग अलग कर दिया है। तो दोनों को अलग अलग करने का मतलब है कि दोनों सिचुएशन एक बार में तो पॉसिबल हो नहीं सकती, या तो ग्रेटर देन होगा या फिर इक्वल्स टू होगा। अगर यहां पर ऐसे लिखा होता किसी कंक्लूजन में तो हम कह देते कंक्लूजन वही वाला ट्रू है, लेकिन यहाँ पर इसकी जो दोनों सिचुएशन है दोनों अलग अलग कंक्लूजन में दे रखी हैं, इसमें भी और इसमें भी। तो हम कहेंगे ईदर 1 और 2 इज ट्रू, यानी या तो 1 ट्रू होगा, ईदर 1 और 2 इज ट्रू। दोनों में से कोई एक ही ट्रू होगा, दोनों ट्रू नहीं हो सकते। यहां पर देखो, यहां कहता है कि t लेस देन r लेस देन इक्वल्स टू p, q ग्रेटर देन p लेस देन s और r ग्रेटर देन इक्वल्स टू u। हमें रिलेशन देखना है s और r के बीच में। तो s हमारे पास यहाँ है, s का रिलेशन बन रहा है p के साथ और q के साथ, और r का रिलेशन बन रहा है p के साथ। तो मैं अगर यहाँ से इन दोनों को ले लूँ कि p लेस देन s, और यहाँ से इन दोनों को लूँ r ग्रेटर देन इक्वल्स टू p, r लेस देन इक्वल्स टू p, तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन करके लिखें, इन दोनों को कंबाइन करके लिखें तो कैसे लिखा जाएगा, ये हो जाएगा r लेस देन इक्वल्स टू p लेस देन s, ऐसे लिख सकते हैं। तब r और s के बीच में जब आप रिलेशन बनाओगे इससे, तो हम ये कह सकते हैं कि r लेस देन s। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ भी ये दिया हुआ है, उल्टा लिखा हुआ है, s इधर लिखा हुआ है, s इज ग्रेटर देन r। तो s इज ग्रेटर देन r मतलब ये वाला जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन 1 तो ट्रू है, ये तो पता चल गया। अब कंक्लूजन 2 पे देखते हैं, q इज ग्रेटर देन u। अब q और u के लिए अब वापस यहाँ पर जाओ। अब इसमें देखो आपके पास जो रिलेशन बना हुआ है यहाँ से, अब q ग्रेटर देन p तो आप यूज़ कर सकते हो, q और s के बीच में तो कोई डायरेक्ट रिलेशन आपका है नहीं। ठीक है, q ग्रेटर देन p हमने लिख लिया, और यहाँ से p जो है r लेस देन इक्वल्स टू p है। तो यानी इसको हम कैसे लिख सकते हैं, और r यहाँ से हमें q और u के बीच में रिलेशन चाहिए ना, r इसको भी ले लो, r ग्रेटर देन इक्वल्स टू u। तो अब यहाँ से अगर हम इनको कंबाइन करें तो कंबाइन करने पर हम कैसे लिख सकते हैं, p q से छोटा है यहाँ पर। पहले इन दोनों को इकट्ठा करो, इन दोनों को अगर हम इकट्ठा करेंगे तो अगर हमने लिखा कि r लेस देन इक्वल्स टू p, और यहाँ से लिखेंगे यहाँ पर r जो है इससे बड़ा है तो ऐसे लिखेंगे u ग्रेटर देन इक्वल्स टू r। अगर हमने u को पहले लिखा तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो यानी u और p के बीच में जो रिलेशन निकला, हमें u और q और u के बीच में चाहिए, हमारे पास u और p के बीच में एक रिलेशन आ गया इससे और इससे। इन दोनों से रिलेशन हमारा ये आया कि u इज़ लेस देन इक्वल्स टू p। ठीक है, और यहाँ से हम कह रहे हैं कि p इज़ लेस देन q, यानी यहाँ हमारे पास जो रिलेशन बना, यहाँ पर आया u लेस देन इक्वल्स टू p, और यहाँ से मैं इसको उल्टा करके लिख दूँ कि p लेस देन q। और इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करूँ अब, तो ये कैसे बनेगा कंबाइन होके, u लेस देन इक्वल्स टू p लेस देन q। अब अगर इन दोनों में आप रिलेशन निकालोगे तो आप कह सकते हो कि u लेस देन q। तो यहाँ पर भी ये कह रहा है कि u लेस देन q, उल्टा लिखा हुआ है। तो कंक्लूजन जो 2 दिया हुआ है ना, ये भी ट्रू है। कंक्लूजन 1 भी ट्रू है और कंक्लूजन 2 भी ट्रू है, इसमें दोनों कंक्लूजन आपके ट्रू हैं। तो इस तरह से इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस आप डील कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है और सॉल्व करके बताना है कि जो x की वैल्यू है वो क्या क्या हो सकती है। अगर हम यहाँ से इसको सॉल्व करें तो ब्रैकेट आप सॉल्व करो, जैसे आप नॉर्मली इक्वेशन सॉल्व करते हो ना, वैसे ही आप सॉल्व करो। इसकी ब्रैकेट को लो, तो यहाँ से आ जाएगा एलसीएम लेके 3x 5 इंटू में 420 अपॉन में 5,
यहाँ से आ गया 1/3 x माइनस 6। अब इस 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लाओ, 9x प्लस में 60, यहाँ 2 5 10 होगा, 10 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 10x माइनस 60। इसको अब इधर लाओगे माइनस x हो जाएगा, इसको इधर ले जाओगे तो माइनस 120 हो गया। अब माइनस माइनस दोनों आप कैंसिल मत करना, माइनस आने का मतलब है कि हमें -1 से डिवाइड कर देना है, और डिवाइड जब हम करेंगे इनइक्वलिटी में तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी लेस देन इक्वल्स टू 120। अब यहाँ पर देखो x की वैल्यू 120 से छोटी होनी चाहिए, तो 120 से छोटी कहाँ तक जाएगी, -∞ तक जाएगी। 120 को हमें काउंट करना है, इसलिए 120 की तरफ क्लोज इंटरवल लगा रखा है, यानी इसमें ऑप्शन हमारा ए सही आएगा। यहाँ कहता है x इज ए नेगेटिव इंटीजर देन द सॉल्यूशन ऑफ दिस। x एक नेगेटिव इंटीजर है, यानी x की जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव वैल्यू आएगी, और यहाँ से इनमें से कौन सा इसका सॉल्यूशन है। तो अब यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन का मतलब है x की वैल्यू निकालनी है। अब x की वैल्यू ये तो पॉसिबल होगी नहीं, क्योंकि इसमें तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, ये तो पॉसिबल होगी नहीं। बाकी ये जो आपके पास बचा ये है, अगर मैं इस -12 को उधर लेके जाऊँ, इस तरह से आ जाएगा जब माइनस से हम डिवाइड करेंगे, माइनस को एक्चुअली ऐसे आपको लेके जाना ही नहीं है, आपको साइन चेंज करना है। मैं पहले 12 को उधर लेके चला जाता हूँ। अब माइनस का साइन अगर हटाऊंगा तो ये आ जाएगा x, यहाँ पर हो जाएगा साइन चेंज -30/12, 6 से काट दिया हमने, तो x की वैल्यू क्या आएगी, -5/2 से छोटी, यानी -2.5, यानी -2.5 से छोटी होनी चाहिए x की वैल्यू। अब -2.5 से छोटी इसमें कौन सी वैल्यू है, ये वाली तो होगी नहीं, इसमें तो -2 भी आ रहा है, तो ये वाली भी नहीं होगी, इसमें -2 भी आ रहा है, -1 भी आ रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन बनेगा। इसमें जो भी वैल्यू x की आ रही है ना वो इससे छोटी है, इससे छोटी मतलब -3, -4, -5, नेगेटिव साइड इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो यही हमारा इसका आंसर होगा। अब यहाँ पर जो सॉल्यूशन करना है आपको, इसमें भी आपको x की वैल्यू निकालनी है, लेकिन यहाँ पर दो कंडीशन दे रखी है, एक इंटीजर और एक रियल नंबर, तो उसके हिसाब से आपको अपना आंसर फाइनल करना है। तो अगर मैं यहाँ से इनइक्वलिटी को यूज़ करूँ, 7x - 1 लेस देन 5x + 3, तो इस 5x को आप इधर लेके जाएंगे, 7x - 5x, और -1 को इधर लाएंगे तो 3 + 1 हो गया, इधर से आ जाएगा 2x, और x की वैल्यू आएगी लेस देन 2। अब x की वैल्यू लेस देन 2 जब आप लेंगे, और यहाँ पर कहता है कि x एक इंटीजर है, तो इंटीजर के अंदर कौन सी वैल्यूज हो सकती है, इंटीजर के अंदर आप जब भी वैल्यू लोगे, इससे छोटा जो इंटीजर आएगा वो 1 आएगा, जो मतलब पूरी वैल्यूज होती है ना, वही होते हैं ना इंटीजर्स में। तो x की वैल्यू इसमें फर्स्ट पार्ट के अंदर आएगी हमारी, इससे छोटी इंटीजर जो है 1 भी हो सकता है, 0 हो सकता है, फिर -1, -2, इस तरह से, ठीक है, ये इंटीजर हो सकते हैं। और अगर सेकंड वाले पार्ट में बात करें तो इसमें कहता है कि x इज ए रियल नंबर, x एक रियल नंबर है। अब रियल नंबर में सारे नंबर इंक्लूड होते हैं, उसके अंदर डेसिमल वाले नंबर, फ्रैक्शन वाले नंबर, रूट वाले नंबर सब इंक्लूड होते हैं। तो जब भी आपको रियल नंबर में दिखाना हो तो हमेशा ब्रैकेट्स में दिखाओ, इंटरवल्स में दिखाओ कि x की वैल्यू इससे छोटी है, इससे छोटी कहाँ तक जाएगी, -∞ तक जाएगी, तो आप लिखेंगे -∞ से लेकर 2 तक। इसकी तरफ तो हमेशा ओपन इंटरवल ही रहता है, 2 को आपको देखना है कि ओपन इंटरवल लेना है या क्लोज लेना है। तो यहाँ पर देखो =2 का साइन नहीं है, =2 का साइन नहीं है, तो आपको ओपन इंटरवल लेना है, मतलब इसमें आपको 2 को यूज़ नहीं करना है, ये मतलब हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सुकृति इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट आर दिस एंड दिस। जो पहले 2 टेस्ट के अंदर सुकृति के मार्क्स इतने आए, फाइंड द नंबर मिनिमम मार्क्स, फाइंड द मिनिमम मार्क्स शी शुड गेट in the third unit test to have an average of at least 60 marks। 2 टेस्ट में तो मार्क्स उसके इतने आ गए, अब ये कह रहा है कि तीसरे टेस्ट में मार्क्स उसके कितने होने चाहिए, ताकि अगर हम एवरेज निकालें तो उसकी कम से कम 60 की एवरेज उसकी ज़रूर आ जाए। जब हम एवरेज निकालते हैं तो क्या करते हैं, हम एवरेज निकालने के लिए आपके पास जितना भी टोटल होता है उस टोटल को टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि इसका जो तीसरे यूनिट टेस्ट में मार्क्स है x, तो जब हम उसकी एवरेज निकालने जाएंगे तो एवरेज निकालने के लिए पहले यूटी के मार्क्स, दूसरे यूटी के मार्क्स और तीसरे यूटी के मार्क्स, तीनों को ऐड किया। अब हमें इनकी एवरेज चाहिए, तो एवरेज के लिए इसको कर देंगे 3 से डिवाइड। अब ये कह रहे हैं कि ये जो एवरेज आ रही है ना, ये कम से कम 60 होनी चाहिए,
तो एटलीस्ट अगर आता है तो ये वाला सिंबल लगाते हैं कि कम से कम इतना तो होना ही चाहिए भाई, इससे ज़्यादा जितना मर्जी हो जाए। तो एटलीस्ट 60 मतलब यहाँ पर आ गया 60। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इनको मल्टीप्लाई कर लो, ये आ गया आपके पास 180। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास, इसको उधर ले जाके माइनस कर देंगे, यह आ जाएगा 35। यानी तीसरे यूटी के अंदर उसके पास कम से कम 35 मार्क्स होने चाहिए। 35 हो या उससे ज़्यादा, जितने मर्जी हो, तो उसकी एवरेज एटलीस्ट 60 की ज़रूर बन जाएगी। ठीक है, इससे कम नहीं आएगी। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट हमें और करना है, रिलेशन बिटवीन ए एम एंड जी एम। ए एम होता है अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर ए एंड बी। ठीक है, दो नंबरों का अगर हम अर्थमेटिक मीन निकालते हैं तो उसका फार्मूला ये होता है ए प्लस बी अपॉन में 2, और दो नंबरों का अगर ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं तो उसका फार्मूला ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए एंड बी। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है कि यार आप अर्थमेटिक मीन में से ज्योमेट्रिक मीन अगर आप माइनस करते हो तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 आती है। यानी इन शॉर्ट आप ये भी कह सकते हो कि जो अर्थमेटिक मीन है ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन होगा। अर्थमेटिक मीन की वैल्यू ज्योमेट्रिक मीन से या तो बड़ी होगी या उसके इक्वल होगी। अगर दोनों नंबर ए और बी, तो दोनों नंबर हैं, अगर ये दोनों नंबर बराबर हों तो अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन बराबर होंगे। ठीक है, इफ़ ए एंड बी आर सेम, तो उस केस में क्या होगा, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दोनों बराबर होंगे। और अगर ए और बी की जो वैल्यू है वो डिफरेंट होगी तो उस केस में जो अर्थमेटिक मीन है ये ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा। तो अगर आपको कुछ स्पेसिफाई कर रखा है तो उसके हिसाब से चलो, अगर स्पेसिफाई नहीं किया हुआ तो आप इन दोनों को इकट्ठे लेके चलेंगे, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन। अब यहां पर कहते हैं कि भाई ए बी सी आर 3 पॉजिटिव रियल नंबर, देन प्रूव दैट द फॉलोइंग अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन इनइक्वलिटी। तो यहाँ पर बीच में जो साइन है ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का साइन है। ये प्रूव करना है कि इन दोनों का प्रोडक्ट इससे बड़ा होगा या इसके बराबर होगा। अब यहाँ पर देखो, एक नंबर ना आपके पास 1 है, एक नंबर ए स्क्वायर है, क्योंकि ए अगर कोई पॉजिटिव रियल नंबर है तो इसका मतलब ए स्क्वायर करेंगे तो वो भी पॉजिटिव रियल नंबर ही होगा। तो हमारे पास एक नंबर हो गया 1 और एक नंबर हो गया ए स्क्वायर। अगर इन दोनों का हम अर्थमेटिक मीन निकालते हैं, अर्थमेटिक मीन ऑफ 1 एंड ए स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा 1 प्लस ए स्क्वायर बाय 2। और इन दोनों का अगर हम ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं तो ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 इंटू में ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का रूट करेंगे तो ए आ जाएगा। अब यहाँ से जो रिलेशन बनता है इनका कि अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन, तो इसका मतलब ये बन गया रिलेशन 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन में 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए। ठीक है, अब सेम ऐसे ही, और इससे पहले हम एक काम और करते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो हमारे पास एक रिलेशन ये बन गया। फिर सेम इसी कंसेप्ट का हम यूज़ करते हैं और दूसरा नंबर हम ले लेते हैं बी स्क्वायर। तो उसमें भी हमारे पास रिलेशन ये आएगा कि 1 प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2b। अब आप कर दो इन दोनों को मल्टीप्लाई। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस ए स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2a इंटू में 2b, यानी आ जाएगा 4ab। और यही आंसर आपको प्रूव करना है। अब सेम ऐसा ही ये काम हम यहाँ पर भी करेंगे। यहाँ पर अब तीन आपके पास नंबर है, ए बी सी 3 नंबर है। उन 3 नंबर से हमने क्या करा, एक नंबर बना लिया ए स्क्वायर बी, दूसरा बना लिया बी स्क्वायर सी, तीसरा नंबर बना लिया सी स्क्वायर है। अब इन तीनों का जब आप अर्थमेटिक मीन निकालोगे, तो उसमें क्या आएगा आपके पास ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 3। ये अर्थमेटिक मीन होगा इसका, क्योंकि 3 नंबर है तो डिवाइडेड बाय 3 करना पड़ेगा अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए। अब इनका अगर आप ज्योमेट्रिक मीन निकालोगे तो ज्योमेट्रिक मीन किस किस का, ए स्क्वायर बी इंटू बी स्क्वायर सी इंटू सी स्क्वायर ए। तो इसमें करना होता है इसका क्यूब रूट। जब हम 2 नंबरों का निकालते हैं तो हम करते हैं स्क्वायर रूट, 3 नंबरों का निकालेंगे तो करेंगे क्यूब रूट, 4 नंबर का निकालेंगे तो उसको करेंगे 4th रूट। तो इस तरह जितने नंबर हैं उतना ही रूट आपको करना है। अब यहाँ पर क्यूब रूट सॉल्व करेंगे इसका, तो पहले यहाँ ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ए क्यूब बन गया, बी क्यूब बन गया और सी क्यूब बन गया।
यहाँ से जब आपने ये क्यूब रूट हटाया तो इसकी पावर आ गई 1/3। इन तीनों की पावर 3 है, उस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पर बचेगा ABC। तो अब फिर से हम रिलेशन ये यूज़ करेंगे कि अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा या बराबर होगा, तो इसके हिसाब से ये वाली वैल्यू इससे बड़ी होगी या इसके बराबर होगी। A² B² C² डिवाइडेड बाई 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ABC। अब सेम इसी तरीके से, थोड़ा इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब सेम इसी तरीके से अगर हम दूसरी वाली ब्रैकेट के नंबर लें, ये 3 नंबर ये है हमारे पास, ये पूरा एक नंबर, ये दूसरा, ये तीसरा, इस तरह से अगर हम इन तीनों का यूज़ करें अर्थमेटिक मीन AB² BC² और CA², यहाँ भी देखो मल्टीप्लाई करने पर वैसे ही आएगा, A की पावर 3 आएगी, B की पावर 3 आएगी, C की पावर 3 आएगी, तो ये भी ABC के बराबर ही बनेगा। यहाँ पर आ गया ABC। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो A² B B² C C² A इंटू AB² BC² CA², 3 इंटू में 3 9 हो जाएगा, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा A² B² एंड C²। ठीक है, अब यहाँ से 9 को जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले जाओगे तो आपके पास ये वाली जो स्टेटमेंट है ये बन जाएगी कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 9 इंटू में A² B² C² से बड़ा होगा। इस तरह जितने भी नंबर आपको दे रखे हैं, जैसे भी दे रखे हैं, चाहे वो स्क्वायर में है, रूट में है, जैसे भी दे रखे हैं, यही सेम कंसेप्ट आप यूज़ करके अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो। यहाँ कहता है कि शो दैट द नंबर 16 एंड 4 सेटिस्फाई द न्यूमेरिकल इनइक्वलिटी दिस। तो सेटिस्फाई जब करेगी जब हम इसका अर्थमेटिक मीन निकालते हैं। पहले तो 16 प्लस में 4 अपॉन में 2 आ जाएगा 20 अपॉन में 2 यानी 10 आ गया। अब ज्योमेट्रिक मीन निकालो इसका, स्क्वायर रूट ऑफ 16 इंटू में 4, 16 का स्क्वायर रूट आ गया 4 और 4 का हो जाएगा 2 यानी आ गया 8। तो यहाँ से दिख रहा है कि अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा है। तो या तो ये बड़ा आ जाए या फिर छोटा आ जाए, बराबर आ जाए, तो ये प्रॉपर्टी आपकी प्रूव हो जाएगी। दोनों में से कोई एक चीज़ आएगी, ऐसा नहीं कि दोनों आ सकते हैं, या तो वो बड़ा आएगा या फिर वो इसके इक्वल आएगा। अब यहाँ पर कहता है कि प्रूव दैट द फॉलोइंग इनइक्वलिटी होल्ड ट्रू। ये इनइक्वलिटी आपको दे रखी है, कह रहा है कि ये ट्रू है। अब ये ट्रू कब होगी? ये ट्रू जब होगी जब इसकी जो वैल्यू है वो इसकी वैल्यू से बड़ी होगी। अब इसकी वैल्यू निकालने का मतलब ये नहीं कि आप इनका स्क्वायर रूट निकालने बैठ जाओ, ठीक है। यहाँ पर इनइक्वलिटीज़ आपको दे रखी हैं, तो आपको कोशिश ऐसा करना है कुछ ऐसा निकल जाए कि आपकी जो रूट की वैल्यू है वो आप या तो रूट को हटा दो या फिर दोनों तरफ ना रूट एक जैसा आ जाए ताकि हम उसको कंपेयर कर सकें। यहाँ पर रूट निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर ना स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर ये ग्रेटर देन है तो स्क्वायरिंग करेंगे तो भी साइन चेंज होगा नहीं। तो ये √5 प्लस √3, इसका यहाँ पर स्क्वायर किया, यहाँ से √6 और √2, यहाँ से इसका स्क्वायर किया, तो ये a का स्क्वायर आ गया, ये b का स्क्वायर आ गया, ये आ गया 2ab यानी 5 इंटू 3 यानी 15। यहाँ से आ गया 6 प्लस में 2, ये आ गया 2√12। तो यहाँ पर आ गया आपके पास 8 प्लस 2√12, यहाँ भी आ गया 8 प्लस 2√12। 8 दोनों तरफ आ रहा है, कैंसिल हो जाएगा, मतलब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा दोनों तरफ से, तो भी इनइक्वलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ √15 आ रहा है, यहाँ √12 आ रहा है, और कुछ इसके साथ में नहीं है, प्लस माइनस कुछ नहीं है। तो अब इजीली आप ये कह सकते हो बिकॉज 15 इज़ ग्रेटर देन 12 देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 15 इज़ ग्रेटर देन 12। ठीक है, तो यहाँ पर दिखा देना बिकॉज 15 इज़ ग्रेटर देन 12, सो वी कैन से √15 इज आल्सो ग्रेटर देन 12। इंसर्ट द अप्रोप्रिएट साइन ऑफ इनइक्वलिटी। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करके आपको बीच में एक साइन लगाना है कि यहाँ ग्रेटर देन का साइन आएगा या फिर इक्वल टू लेस देन का आएगा या फिर उनके साथ इक्वल्स टू आएगा। तो अब यहाँ पर √3 दिया हुआ है आपको, ये जो √50 है, √50 को लिख लेते हैं हम 5√2, पेयर बना के जितना बाहर हो सकता है बाहर निकाल दो। 32 को लिख लेते हैं 4√2, तो 5 - 4 करेंगे तो √2 बचा, यानी ये तो वैल्यू आ गई आपके पास √6। अब जो दूसरे वाला है ये वाला देखते हैं कि ये क्या आ रहा है। ये आएगा √54,
54 का अगर हम पेयर बनाएंगे तो 9 6 54 होता है, और 9 का स्क्वायर रूट करेंगे तो बनेगा 3, अंदर आ जाएगा 6 प्लस 2, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 4 6 24 यानी 2√6, तो ये आ गया आपके पास 9√6, यहाँ पर आया 4√6, 9 + 4 13√6। अब यहाँ पर खाली √6 है, यहाँ पर 13√6 है, यानी यहाँ पर √6 के साथ एक नंबर और मल्टीप्लाई हो रहा है, पॉजिटिव नंबर है तो यानी इसकी वैल्यू बड़ी होगी, यानी जो साइन आएगा इसमें ये वाला साइन आ जाएगा, ठीक है, यानी ये साइन आप इसमें लगा सकते हैं। यह कहता है फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर। पेयर बताने जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं, किसके कंसेक्यूटिव नंबर होना चाहिए, इवन होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, और वो दोनों के दोनों नंबर ही 5 से बड़े हैं। तो जब हम इवन नंबर की बात करते हैं और कंसेक्यूटिव नंबर की बात करते हैं, तो इवन में कंसेक्यूटिव नंबर आप लेंगे तो एक नंबर अगर हम x लेके चलते हैं तो दूसरा नंबर x+1 नहीं लेना, कंसेक्यूटिव है लेकिन इवन भी है, तो इसलिए इवन नंबर के बीच में 2 का डिफरेंस होता है, ऐसे ऑड नंबर के बीच में भी 2 का डिफरेंस होता है। तो चाहे इवन वर्ड हो यहाँ पर चाहे ऑड वर्ड हो, आपको एक नंबर x लेना है और दूसरा नंबर x+2 लेना है। ये हमारे रिक्वायर्ड नंबर है जो कि पॉजिटिव रियल नंबर है और कंसेक्यूटिव भी है। अब इसमें से कह रहा है कि दोनों के दोनों नंबर 5 से बड़े होने चाहिए, यानी x की वैल्यू भी ग्रेटर देन 5 होनी चाहिए और x+2 की वैल्यू भी ग्रेटर देन 5 होनी चाहिए। तो यहाँ से इन दोनों से कंक्लूजन हमारे पास क्या निकल के आया, अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो x ग्रेटर देन 3 आएगा, लेकिन इन दोनों से जो कंक्लूजन निकल कर आएगा वो ये होना चाहिए कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 5 ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 ले ली, मान लो आपने 4 ले लिया, तो 4 इससे तो बड़ा है नहीं, ठीक है, तो नंबर ऐसा होना चाहिए जो इससे भी बड़ा हो और इससे भी बड़ा हो, मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन 5 होगी। एक कंक्लूजन ये आ गया। आगे कहता है कि सच दैट देयर सम इज लेस देन 23, और इन दोनों का अगर हम सम करें, x का और x+2 का सम करें तो ये 23 से छोटा होना चाहिए। तो ये आ गया 2x 21, x की वैल्यू आएगी 21/2 यानी 10.5। तो x की वैल्यू जो 10.5 से छोटी होनी चाहिए और इससे बड़ी होनी चाहिए, तो कौन कौन से नंबर हो सकते हैं। पहला नंबर बना हमारा 6, उसके साथ पेयर में बना 8। यहाँ से चेक भी कर लो, दोनों नंबर आपके 5 से बड़े आ रहे हैं और इनका सम करोगे तो 23 से छोटा भी आ रहा है। अगला जो पेयर है क्या वो भी पॉसिबल है, 8 और 10, ये भी पॉसिबल है क्योंकि x की वैल्यू 5 से बड़ी होनी चाहिए, वो हमारी 5 से बड़ी है, ठीक है, और यहाँ पर जो सम है उसका 23 से छोटा भी आ रहा है और x की वैल्यू इससे भी छोटी है। x की वैल्यू मतलब जो पहले वाली वैल्यू है। अगर हम एक और पेयर लें 10 और 12, क्या ये भी पॉसिबल है। तो x की वैल्यू यहाँ से तो निकली थी ग्रेटर देन 5 होनी चाहिए, यहाँ से निकली थी 10 से छोटी होनी चाहिए, 10.5 से छोटी होनी चाहिए। अब इन दोनों में से जो पहला वाला नंबर है यही तो x है ना, ये नंबर तो x+2 है, तो x की जो वैल्यू देखोगे आप वो तो पहले वाली वैल्यू को देखोगे और ये वाली वैल्यू 10 इससे छोटी है, तो यानी इसके हिसाब से तो ये भी होना चाहिए। और जो लेस देन 23 इनका सम है उसको भी ये कंडीशन पूरी कर रहा है, इन दोनों का सम 22 आ रहा है, तो इसका मतलब ये तीनों ही हमारे आंसर हैं, ये भी हमारा आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। तो तीनों आंसर को आपको वहाँ पर लिखना है। एक भी अगर आपने छोड़ दिया कि 2 तो हमने सही कर दिए तो नंबर भैया कट जाएंगे, इसलिए तीनों आंसर लिख देना आपको। यहाँ पर इनइक्वालिटी आपको ये एक अलग दे रखी है, ये एक अलग दे रखी है, इन दोनों को सॉल्व करके इकट्ठा करके एक कॉमन सॉल्यूशन आपको निकालना है। तो यहाँ से इसकी ब्रैकेट हम ओपन करते हैं, 5x - 7 लेस देन 3x प्लस में 9। तो ये 3 को इधर लाएंगे, आ जाएगा 2x, इसको उधर लेके जाएंगे, ये आ जाएगा 16। तो x की वैल्यू तो आ गई लेस देन 8। यहाँ से सॉल्व करते हैं, इधर एलसीएम ले लेंगे, ये ऐसे है 1 - 3x अपॉन में 2, इधर एलसीएम लिया तो आ गया 2 - 3x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x - 8, इसको इधर लाओगे आ जाएगा -5x, इसको उधर लेके जाओगे -10, तो माइनस भी कॉमन निकालोगे, माइनस कॉमन निकालने पर इनइक्वालिटी का साइन हो जाएगा चेंज, और x की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगी लेस देन इक्वल्स टू 2। तो अब यहाँ पर कह रहा है x की वैल्यू लेस देन 8 है, यहाँ पर कह रहा है लेस देन इक्वल्स टू 2 है, तो दोनों का जो कॉमन सॉल्यूशन है वो क्या आएगा आपके पास, लेस देन 8 आएगा।
तो हमारे पास जो फाइनल आंसर बनेगा x लेस देन 8, क्योंकि वैल्यू 8 से सॉरी कॉमन जो सॉल्यूशन है वो लेस देन 2 आएगा, ना कि लेस देन 8। क्योंकि अगर हम यहाँ पर वैल्यू लेंगे, जैसे आप नंबर लाइन पे समझो, ये आपके पास 8 है और ये आपके पास 2 है, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो x की वैल्यू है वो लेस देन 8 है। तो लेस देन 8 का मतलब है कि जो इसका सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन ये इधर आ गया लेस देन 8, और यहाँ पर कह रहा है कि लेस देन इक्वल्स टू 2 है। तो लेस देन इक्वल्स टू 2 मतलब 2 को भी काउंट करना है और इससे छोटी वाली वैल्यूज़ को भी काउंट करना है। तो दोनों का कॉमन सॉल्यूशन तो यही वाला आ रहा है। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो बनेगा x लेस देन इक्वल्स टू 2। अब इनइक्वलिटीज़ में जो मॉडुलस फंक्शन होते हैं उनका भी रोल होता है, उसकी भी क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, उनमें कुछ कंडीशंस होती है, उनको आपको ध्यान रखना है। जब भी मॉडुलस फंक्शन को हम अलग अलग करते हैं, मतलब उसका मोड हटाते हैं, मोड हटाने पर वो फंक्शन एक पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट होता है कि नेगेटिव में कन्वर्ट होता है। पॉजिटिव में वो तब कन्वर्ट होता है अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो, मतलब पॉजिटिव हो, और नेगेटिव में तब कन्वर्ट होता है जब x की वैल्यू लेस देन 0 हो। अब यहाँ पर जो मॉडुलस फंक्शन होते हैं वो कह रहा है, पहली प्रॉपर्टी में कहता है कि इसकी जो वैल्यू आती है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आती है। मतलब हम एब्सोल्यूट वैल्यू जब निकालते हैं, मॉडुलस को एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं, तो वो कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होती है। उसका जो फाइनल आंसर आता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। मॉड x अगर 0 दे रखा है तो इसका मतलब x की वैल्यू 0 है। माइनस मॉड x करेंगे या प्लस मॉड x करेंगे, दोनों की वैल्यू बराबर आएगी। x और मॉड x अगर दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब है कि जो x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। और अगर x और x की वैल्यू मॉड x से छोटी है तो इसका मतलब x की वैल्यू भी 0 से छोटी है, मतलब नेगेटिव वैल्यू है। अगर मॉड एक्स वाई निकालते हैं तो मॉड x इंटू में मॉड y करेंगे तो रिजल्ट बराबर रहेगा। सेम ऐसे डिवीजन में होता है, अगर मॉड एक्स वाई निकालेंगे, x अपॉन वाई निकालेंगे तो मॉड x अपॉन में मॉड y निकालेंगे, बट डिनोमिनेटर आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जब इनइक्वलिटी को सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ पर ये कहता है कि अगर x की वैल्यू हम लिखते हैं कि लेस देन 1, तो इसका मतलब है कि मॉड x की वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो x की वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई करती है। तो मॉड का मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 1 से छोटी है, 1 से छोटी होने का मतलब है ये ओरिजिन है, ये 1 आ गया, ये -1 आ गया। तो एब्सोल्यूट वैल्यू चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, दोनों को लिया जाता है। तो जब ये कह रहा है कि भाई इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1 है, तो मतलब हमारी जो वैल्यू है वो यहाँ पर भी हो सकती है और यहाँ पर भी हो सकती है। यानी x की वैल्यू -1 से लेकर +1 तक के बीच में कुछ भी हो सकती है। तो आपको इसको ऐसे लिखना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए ऐसे लिखना है। अगर इसके साथ में इक्वल्स टू का साइन आ गया तो यहाँ पर भी इक्वल्स टू का साइन लग जाएगा। लेकिन अगर यही इनइक्वलिटी ग्रेटर देन में आ जाए, तो ग्रेटर देन में का मतलब क्या हो गया कि अगर हम ये कह रहे हैं कि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो ग्रेटर देन 1 का मतलब है कि 1 से बड़ी है वैल्यू, मतलब इधर आ रही है। अब इधर कहाँ तक जाएगी? इन्फिनिटी तक जाएगी। तो हम यहाँ बोलेंगे कि भाई x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। और अगर यहाँ लेफ्ट में लोगे आप, तो यहाँ पर जो भी आएगी वैल्यू, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू बनने के बाद तो वो प्लस ही हो जाएगी ना। तो अगर यहाँ पर -2 हो, -3 हो, तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू तो +2 आएगी या +3 आएगी, +4 आएगी। तो जो भी वैल्यू आएगी वो मॉड 1 से बड़ी आएगी। तो इसका मतलब हम कहेंगे कि x की वैल्यू लेस देन -1 भी हो सकती है। तो यहाँ पर साइन का ध्यान रखना, अगर लेस देन का साइन है तो हमारी रेंज यहाँ से यहाँ तक के बीच में बिलोंग करेगी, और अगर ग्रेटर देन 1 है तो हमारी रेंज इस साइड में और इस साइड में जितना मर्जी आप लेके जाओ। और ऐसे इक्वल्स टू का साइन लगा हुआ है, अगर इधर यहाँ पर x की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 1, सॉरी ग्रेटर देन, तो इसका मतलब यहाँ पर भी इक्वल्स टू का साइन लग जाएगा। ठीक है। या फिर इंटरवल में आप लिखते हो तो इंटरवल में आप ऐसे लिख सकते हो, -∞ से लेकर -1 तक और 1 से लेकर +∞ तक। और यहाँ पर जो साइन लगेगा -1 और 1 की तरफ क्लोज इंटरवल लग जाएगा। इन्फिनिटी की तरफ हमेशा ओपन इंटरवल ही रहता है। आगे कुछ और प्रॉपर्टी दे रखी है। इसमें कहता है कि मॉड x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल्स टू मॉड x प्लस में मॉड y हो जाएगी। और माइनस में भी अगर दिया हुआ है तब भी सेम यही रहेगा। अगर मॉड x मॉड y से छोटा है तो स्क्वायर करने पर भी ये छोटा रहेगा। अगर इक्वल्स टू का साइन है तो इक्वल्स टू का साइन लगा दो, ग्रेटर है तो ग्रेटर का लगा दो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू है तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन लगा दो। तो ये प्रॉपर्टीज आप पढ़ोगे तो अभी आपके काम आएंगे, CUT एग्जाम में बहुत काम आएंगे ये सारी प्रॉपर्टीज़। अब यहाँ पर कहता है कि इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करना है, x -5 की वैल्यू जो है वो लेस देन 2 है।
अब जो लेस देन वाला कंसेप्ट था उसके अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे, यहाँ पर x की जगह x माइनस 5 है, ठीक है। तो जो यहाँ पर x की जगह पर x माइनस 5 है और लेस देन का साइन है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको? ऐसे लिखेंगे। यानी आपको क्या करना है, यहाँ जो x की जगह x माइनस 5 है, इसकी जो वैल्यू है वो -2 से लेकर +2 के बीच में लाई करेगी, ऐसे लिखना है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो -5 आ रहा है, -5 को हटाने के लिए इधर +5 कर दो, यहाँ से x रह जाएगा, इधर +5 कर दो तो ये आ जाएगा 3, यहाँ से आ जाएगा 7। तो x की वैल्यू 3 से लेकर 7 तक के बीच में है, तो अपने आंसर को आप ऐसे भी छोड़ सकते हो या फिर आप ऐसे लिखोगे 3 से लेकर 7 तक। दोनों की तरफ ओपन इंटरवल लगाना है क्योंकि यहाँ पर =2 का साइन नहीं है। और अगर सेम क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन ग्रेटर देन में आ जाए तो ग्रेटर देन में आप क्या करोगे, ये जो x+1 की जो वैल्यू आप ले रहे हैं, अगर यहाँ ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब होगा इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू -3 होगी और इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 होगी, ठीक है। -3 से इस साइड जितनी मर्जी होगी और +3 से उस साइड जितनी मर्जी होगी। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे, लेस देन इक्वल्स टू -4 होगी, यहाँ से निकालोगे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होगी। तो इन दोनों को अगर कंबाइन करेंगे तो -4 से लेकर -∞ से लेकर -4 तक की वैल्यू होगी, यूनियन 2 से लेकर इन्फिनिटी तक होगी। तो इस तरह से ग्रेटर या लेस का साइन आएगा तो आपको इस तरीके से सॉल्व कर लेना है। अब यहाँ पर ये जो है आपको पास, इसको आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है, यानी इसमें आपको ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाकर रिप्रेजेंट करना है जो भी इसका सॉल्यूशन होगा। तो पहली इनइक्वालिटी यहाँ पर आपको दे रखी है x+y लेस देन इक्वल्स टू 6 और एक ये दे रखी है। जैसे हम LPP वाले चैप्टर में बनाते हैं वैसे ही बनाने हैं आपको ग्राफ बनाओगे। x की वैल्यू 0 लेंगे तो y की वैल्यू 6 आ गई, y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 6 आ गई। तो ये लाइन आपके पास ऐसे आ जाएगी। अब इसका जो शेडेड पार्ट है वो किधर होगा, उसके लिए वही पॉइंट टेस्ट हम कर दें। अगर इसके अंदर हम पॉइंट लगाएं 0 0 तो ये आएगा 0 लेस देन इक्वल्स टू 6। तो इसका मतलब स्टेटमेंट ट्रू आ रही है। तो ट्रू आने का मतलब होता है जो 0 0 है ना उसकी तरफ आपको शेड करना है, यानी इस तरफ शेड करना है। दूसरी जो लाइन है वो x की वैल्यू 0 करते हैं तो y की 4 आ गई और y की 0 करेंगे तो x की 4 आ गई। तो यहाँ से ये लाइन इसकी आ जाएगी। इसमें अगर आप पॉइंट टेस्ट करते हो तो ये कह रहा है कि 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, तो ये आएगा फॉल्स। फॉल्स आने का मतलब है कि ओरिजिन से दूर जाएगा सॉल्यूशन, यानी इसका सॉल्यूशन इस तरफ आएगा। तो इसका सॉल्यूशन नीचे की तरफ है, इसका सॉल्यूशन ऊपर की तरफ है, तो दोनों का जो कॉमन सॉल्यूशन है वो ये आ गया। अब इसमें आप ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इससे बाहर भी जा सकते हो। क्यों जा सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 वाली इक्वेशन नहीं है, तो इसका मतलब आप इससे बाहर भी चले जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेकंड में देखो, पहली इक्वेशन ये है आपके पास, अगर आपने x की जगह 0 पुट की तो y आ गया आपके पास 4 और y अगर 0 किया तो x की वैल्यू आ गई 8। तो ये लाइन बनी। यहाँ पर x की जगह 0 करते हैं तो y की वैल्यू आएगी -2, तो -2 y की वैल्यू इधर आ गई और y 0 करेंगे तो x की 2 आएगी। तो इसकी लाइन ऐसे जाएगी। अब यहाँ पर x ग्रेटर देन 0 है खाली, तो x इक्वल्स टू जो 0 है ना उसकी लाइन ये वाली होती है। अगर ये यहाँ पर ही कह रहा है कि खाली ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब है ये लाइन आपको डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, मतलब ये लाइन आपको डॉटेड ड्रॉ करनी चाहिए। तो ये लाइन आपकी ऐसे जाएगी, क्योंकि इस वाली लाइन में =2 का साइन है, यहाँ पर खाली ग्रेटर देन का साइन है। लेकिन जब ग्राफ में आप लिखते हैं ना तो ग्राफ में हमेशा =2 लगाना है। जैसे ये वाली इक्वेशन किसकी बनाई थी हमने, इसकी बनाई थी, तो इसमें लिखना है आपको x - y = 2। ये किसकी बनाई थी, x + 2y = 8, क्योंकि लाइन तो हम =2 की खींच रहे हैं, ठीक है। बाकी अब ये देखो कि आप यहाँ पर खाली अगर जैसे ग्रेटर का साइन है, अगर यहाँ पर भी मान लो सिर्फ ग्रेटर या लेस का साइन होता तो इन लाइनों को आपको कंप्लीट लाइन नहीं खींचनी है, डॉटेड लाइन खींचनी है। अगर =2 का साइन होगा तभी कंप्लीट लाइन ड्रॉ करनी है। y = 0 उसकी लाइन ये वाली होती है, y = 0 की, y जो x एक्सिस होता है। अब इसमें देखो
अगर मैं यहाँ पॉइंट टेस्ट करता हूँ तो ट्रू आएगा क्योंकि 0 लेस देन इक्वल्स टू 8, और यहाँ पर मैं पॉइंट टेस्ट करता हूँ तो यहाँ पर भी ट्रू आएगा। मतलब इन दोनों के अंदर जो सॉल्यूशन है वो ओरिजिन की तरफ ही बन शेड होगा। और दूसरी बात, यहाँ पर जब ये लाइन आपको दे रखी है तो इस लाइन के देने का मतलब है यहाँ ग्रेटर देन है, तो इस लाइन के आपको राइट में रहना है, और यहाँ y ग्रेटर देन 0 है, मतलब इस जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके ऊपर की तरफ रहना है। तो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही अपना आंसर शेड करना है। तो आंसर हमारा क्या आएगा, दोनों का जो शेडेड है वो ओरिजिन की तरफ है, तो इसका इस लाइन के हिसाब से देखेंगे ओरिजिन इधर आ रहा है, और इस लाइन के हिसाब से देखेंगे ओरिजिन इधर आ रहा है, तो हमारा जो शेडेड पार्ट है वो ये वाला आ जाएगा। ठीक है, इसमें आपको y से नीचे नहीं जाना इसकी वजह से, x से नीचे नहीं जाना, और इसकी वजह से आपको इसके लेफ्ट में नहीं जाना। तो ये आपका शेडेड पोर्शन आ जाएगा। तो ग्राफिकल सॉल्यूशन अगर आते हैं इसमें से तो इस तरीके से आप कर सकते हो। बाकी ग्राफिकल LPP से आने की ज़्यादा गुंजाइश है बजाय इसके, पर फिर भी पूरा कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया न्यूमेरिकल इनइक्वलिटी का, जो इसमें हो सकता था, जैसे जैसे क्वेश्चन इसमें आ सकते थे। तो आई होप आपको इससे समझ में आया होगा कि न्यूमेरिकल इनइक्वलिटी आपको कितनी करनी है, कैसे करनी है। और बाकी अगले वीडियो में हम मिलते हैं जिसमें हम बात करेंगे मैट्रिसेस के बारे में। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।